नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि नीति निर्देशक तत्व है क्या है। तो भारत राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार हेतु जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को नीति निर्देशक तत्व नाम दिया गया है। अर्थात राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने हेतु जो तत्व शामिल किए गए हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न उठता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए गए हैं। तो उसका उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह प्रश्न एसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, इन्हें संविधान में कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो बात करें तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। तो 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो वे तत्व है जो भारत राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने हेतु शामिल किए गए हैं, वे नीति निर्देशक तत्व है। इन्हें कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इन्हें संविधान में कहां शामिल किया गया है। तो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें शामिल किया गया है। अब अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36, जिस प्रकार अपन ने मौलिक अधिकारों में देखा था, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, वही है अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 क्या कहता है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। राज्य नीतियां बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। अर्थात राज्य अपनी जितनी भी नीतियां बनाएगा उनमें इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान रखेगा। लेकिन यहां एक बात है, यदि राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में नहीं रखता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बात करें अनुच्छेद 44 ये कहता है समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो इसी कारण एक विद्वान है के.टी. शाह है। के.टी. शाह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना या न करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अर्थात बैंक चाहे तो भुगतान करे और न चाहे तो न करे। ऐसे ही नीति निर्देशक तत्व है कि सरकार चाहे तो दे और न चाहे तो न दे। ये के.टी. शाह वाला बयान एसएससी और राजस्थान की कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 37 कहता है राज्य नीतियां बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा, परंतु वो यदि इन पर ध्यान नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 38 ये कहता है
कि राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना हो, यह राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो अनुच्छेद 38, राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 में 6 आर्थिक न्याय के सिद्धांत हैं। 6 आर्थिक न्याय के सिद्धांत। अनुच्छेद 39 में 6 आर्थिक न्याय के सिद्धांत है। 39 के राज्य सभी नागरिकों यथा स्त्री या पुरुषों को समान रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। खैर, राज्य समुदाय की भौतिक संपत्ति का इस प्रकार वितरण करेगा कि सभी को जो है वो समान अवसर प्राप्त हो, समान आर्थिक स्थिति प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को सारे आर्थिक संसाधन मिल जाए और बहुत सारी जनता उसमें से बाकी रह जाए। तो 39 के समान रोजगार अवसर, और यहां भौतिक संपत्ति का बंटवारा समान रूप से। 39 यह कहता है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास ना हो। धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास ना हो। यह कहता है समान कार्य हेतु समान वेतन, अर्थात स्त्री और पुरुषों में वेतन का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए। अरे ये कहता है कि बालकों को इस प्रकार की न्यायोचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए कि उन्हें विवश होकर रोजगार पर न जाना पड़े, यानी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य की जो है वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए कि उन्हें विवश होकर काम पर न जाना पड़े। और 6 ये कहता है कि बालकों को इस प्रकार का गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाया जाए कि वे अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। तो ये 6 आर्थिक न्याय के सिद्धांत है। नंबर 1, समान रोजगार स्त्री पुरुषों को। 2, भौतिक संपत्ति को इस प्रकार बांटा जाए कि सबको समान आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो। गए धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास ना हो। गए समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अड़े बालकों को ऐसा वातावरण प्राप्त हो कि उन्हें विवश होकर काम पर न जाना पड़े। और ऐसा बच्चों को गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चे जो है अपना संपूर्ण विकास कर सके। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 परिवर्तन किए गए। 39 के और 39 च, ये 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39 च और अनुच्छेद 39 क।
पहले से था समान रोजगार के अवसर, इसमें यह जोड़ दिया गया कि राज्य समान न्याय और कुछ परिस्थितियों में गरीबों हेतु न्याय के लिए जो है वो न्यायिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। यानी 39 क्या ये कहता है कि समान रोजगार अवसर प्राप्त होंगे स्त्री और पुरुषों को, साथ ही राज्य समान न्याय की व्यवस्था करेगा, प्लस वह गरीबों को आवश्यकता पड़ने पर न्याय के लिए जो है वो न्यायिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। ये कहता है 39 क और 39 च ये कहता है कि बालकों को गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे अपना विकास कर सके। तो अनुच्छेद क 39 क और 39 च 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो अनुच्छेद 39 में 6 आर्थिक न्याय देने के जो है वो सिद्धांत है जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये एक ही ऐसा अनुच्छेद था मूल संविधान में जो ग्राम पंचायतों की स्थापना के संबंध में था। तो अनुच्छेद 40 ये कहता था कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि कुछ अवस्थाओं में जनता लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होगी। कुछ अवस्थाओं में जनता लोक सहायता प्राप्त करने की अधिकारी, जैसे गरीबों को जो मुफ्त अनाज दिया जाता है या विधवा पेंशन दी जाती है या वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, ये लोक सहायता से संबंधित है। अर्थात राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा कि जनता को आवश्यकता पड़ने पर लोक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य काम के स्थानों पर मनोवांछित और न्याय संगत दशाएं उपलब्ध करवाएगा तथा यह व्यवस्था करेगा कि काम वाले स्थान पर प्रसूति संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध हो। तो अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य काम के स्थानों पर मनोवांछित व न्याय संगत व्यवस्था तथा प्रसूति संबंधी जो व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य काम के स्थान पर मनोवांछित व न्याय संगत व्यवस्था तथा प्रसूति संबंधी व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 के बाद बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 राज्य मजदूरों और कामगारों के लिए नियम बनाएगा। राज्य मजदूरों व कामगारों के लिए नियम बनाएगा तथा साथ ही सहकारी समितियां व कुटीर उद्योग खुलेगा। तो अनुच्छेद 43 ये कहता है कि राज्य मजदूरों व कामगारों के लिए नियम बनाएगा तथा सहकारी समितियों व कुटीर उद्योग खोलेगा।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया कि राज्य उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी निश्चित करेगा। राज्य उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी निश्चित करेगा। उसके बाद 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 43 ख। अनुच्छेद 43 ख क्या कहता है कि राज्य सहकारी समितियां बनवाएगा और उनका प्रबंधन करवाएगा। तो अनुच्छेद 43 यह मजदूरों और कामगारों से संबंधित है कि राज्य मजदूर और कामगारों के लिए नियम बनाएगा तथा सहकारी समिति और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, उन्हें खोलेगा। इसमें दो परिवर्तन हुए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया जो कहता है राज्य उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी निश्चित करेगा, और 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा 43 ख जोड़ा गया जो कहता है सहकारी समितियां खुलवाएगा, बनवाएगा और उनका प्रबंधन निश्चित करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 मैंने आपको बताया था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता प्राप्त हो, सबके लिए एक जैसी कानूनी व्यवस्था हो, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से संबंधित हो, उसके लिए समान सिविल संहिता स्थापित करने का दायित्व जो है वो सरकार का होगा। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। यानी कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 46 राज्य एसटी व एससी तथा कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा तथा उनके हितों की रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी। अनुच्छेद 46 राज्य एससी एसटी तथा कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा और उनकी रक्षा करेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। 47 की राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रयास करेगा। यानी कि राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास
करेगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य गाय बछड़ों जैसे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। तो राज्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया, जो कहता है राज्य पर्यावरण संरक्षण पर काम करेगा और वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाएगा। ये जो अनुच्छेद है 48 के, ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में वन्य जीवों के वध पर या शिकार पर रोक लगाई गई है। वो है अनुच्छेद 48 के, यानी राज्य पर्यावरण की रक्षा व वन्य जीव के शिकार पर रोक। तो अनुच्छेद 47 राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 गाय बछड़ों जैसे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48 के पर्यावरण की रक्षा व वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 ये कहता है राज्य अपने प्रतीकों, राष्ट्रीय प्रतीकों, इमारतों का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय प्रतीकों तथा इमारतों का संरक्षण व सम्मान करेगा। यह है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्थापिका के कार्यों का बंटवारा, यानी कि शक्ति पृथक्करण। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियों के मध्य बंटवारा करेगा। अनुच्छेद 51 अर्थात लास्ट अनुच्छेद, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अर्थात भारत विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। विदेश नीति, अन्य किसी अनुच्छेद में विदेश नीति का कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर पूछे कि भारत की विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो है अनुच्छेद 51 में। तो 49 राष्ट्रीय प्रतीकों, इमारतों का संरक्षण और सम्मान करेगा। 50 कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के कार्यों का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा करेगा। और 51 राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के कार्य करेगा, जो भारत की विदेश नीति को दिखाती है। आगे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों। अपन ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, और इन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है उसके बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के मध्य विवाद को। विवाद की शुरुआत होती है 1951 के चंपाकम
दोहराई राजन विवाद से। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ माना और मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद, 1967 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, अथवा ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो। ये मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर न केवल वरीयता देता है बल्कि उनसे उन्हें बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बना देता है। इसी को लेकर संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए। नंबर 1, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि संसद संविधान संशोधन हेतु अधिकृत है और वो चाहे जैसा संविधान में संशोधन कर सकती है। और 25वां संविधान संशोधन 1971, जिसके द्वारा संविधान में 31 गैर अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें दो उपबंध थे। नंबर 1, संसद अनुच्छेद 39 ब और अनुच्छेद 39 सी, यानी अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाता है या कोई संशोधन करता है और वो संशोधन अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता और अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो भी राज्य को यह अधिकार होगा कि वो ऐसा कानून बना सकता है। दूसरा प्रावधान था कि केवल इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकती। कहने का मतलब 1 नंबर प्रावधान तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित था और 2 नंबर यह था कि यदि उल्लंघन होता हुआ दिखाई भी देता है तो न्यायालय में किसी प्रकार की अपील की नहीं जा सकती है। अब यह विवाद और बढ़ता है जब बात आती है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। 1973 इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग का जो प्रावधान नंबर 2 था उसे संविधान से हटा दिया कि उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन करना महत्वपूर्ण शक्ति है, उसे हटाया नहीं जा सकता। आप कानून बनाते हैं, सही बात है, संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है, सही बात है, परंतु न्यायिक पुनरावलोकन करना उच्चतम न्यायालय का अधिकार है और वो करेगा। तो उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में 31 ग को हटा दिया और सरकार को निर्देश दिया कि सरकार संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी पुनः नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को जो है वो एक महत्वपूर्ण वरीयता प्रदान की गई। अगला विवाद है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार दोनों संविधान के एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, इनके मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
यदि राज्य दोनों को समान रूप से लेकर चले तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी इस विवाद में संतुलन की बात कही गई और इसके माध्यम से संविधान में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। तो ये थे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए विवाद। आज हमने इस वीडियो में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए विवादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।